नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम सी सेट का पार्ट 2 लेकर आए हैं। कल पार्ट 1 में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देखें आप। उसके स्टार्टिंग में कुछ माइक प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बाद प्रोसेस जो है पूरा स्मूथ है उसमें, तो आप उस वीडियो को देखें। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, देयर आर 3 पॉइंट्स पी क्यू आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट पी क्यू रेसो क्यू आर इक्वल टू 3:5। If n is the number of possible values of PQ ratio PR, then what is the values that n can take? Okay, तो PQR जो है हमारे एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं और PQ रेसो QR हमको 3/5 दिया हुआ है, तो मतलब PQ 3 ले लेते हैं हम, QR 5 ले लेते हैं। ये केस 1 लेके चलते हैं। यहाँ से एक पॉसिबल वैल्यू n की निकलेगी हमारी। हमें क्या वैल्यू निकालनी है? PQ रेसो PR, ठीक है। तो पी क्यू हमारा 3 हो गया और पी आर हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 + 5 8 हो गया। तो ये एक पॉसिबल वैल्यू हो गई एन की। केस 2, एक और केस लेते हैं हम इसी के अंदर। देखो, अगर हम यहाँ पे पी और क्यू की पोजीशन को चेंज करें, यहाँ पर हम क्यू ले, यहाँ पर हम पी ले और यहाँ पर हम आर ले, तो उस केस में देखो यहाँ पे क्यू पी, अब पी क्यू जो होगा वही तो क्यू पी भी होगा। डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पर लाइन के ऊपर। तो पी क्यू भी हमारा किसके बराबर हो जाएगा? हमने पी क्यू को 3 माना है तो क्यू पी भी हमारा 3 हो जाएगा। और दूसरा हमारा क्यू आर जो है 5 है, क्यू आर जो है 5 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 हुआ, उसमें से इतना डिस्टेंस आप माइनस कर दो 3, तो पी आर कितना बचेगा हमारे पास? 2। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकाल लें, एन की वैल्यू क्या है हमारे पास? पी क्यू अपॉन में पी आर। तो पी क्यू कितना हो गया यहाँ से? पी क्यू इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू 3 एंड पी आर कितना हुआ? 2। तो एक पॉसिबल वैल्यू एन की ये आ गई। इसके अलावा आप कोई भी कॉम्बिनेशन बना के देखो, आप ये चीज़ नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, मान लो हम आर को बीच में ले लेते हैं, हमने इसको इस तरह से बना लिया, आर पी और यहाँ पे हमने ले लिया क्यू। ठीक है, अब हमें बोल रहा है पी क्यू 3 है, पी क्यू 3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 है और क्यू आर 5 है, क्यू आर 5 है। ये देखो पॉसिबल ही नहीं है। पी से लेके क्यू तक का डिस्टेंस 3 है और आर क्यू तो उससे छोटा होना चाहिए ना पी क्यू से, तो वो 5 हो ही नहीं सकता, तो ये पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती। तो इन दो पॉसिबिलिटी के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर एन की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On a chessboard, in how many different ways 6 consecutive squares be chosen on the diagonals along a straight path? ठीक है, देखो यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो चेस बोर्ड होता है उसके अंदर 8 बॉक्स इधर होते हैं, 8 बॉक्स और 8 बॉक्स इधर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इस तरह से, और ये पूरा यहाँ पे फिल होता है इस तरह, मतलब लेंथ में भी 8 बॉक्स होते हैं, ब्रेथ पे भी 8 बॉक्स होते हैं, और टोटल 8 64 बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हमें उसने बोला है हमें स्क्वायर चूज करने हैं जिसके अंदर 6 स्क्वायर, हमें 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स बनाना है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें इसके डायगोनल पे, यहाँ पर हमें वो स्क्वायर चूज करने हैं इसके अंदर से जो छोटे छोटे स्क्वायर से बना हो और 6 डायगोनल पे स्क्वायर उसके आ रहे हो। ठीक है, डायगोनली अलोंग अ स्ट्रेट पाथ 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर, तो हमें वो सारे स्क्वायर इसके अंदर फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो अगर हम यहाँ पे 6 स्क्वायर बनाते हैं इस तरह से डायगोनली, तो ये हमारा एक स्क्वायर हो गया जो हमें चाहिए। इस तरह से जो यहाँ पर बनेंगे बॉक्स कई सारे इस तरह से। ठीक है, ये हमारा एक 6x6 का एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें एक और स्क्वायर बना है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 8 बन सकते हैं क्योंकि 8 साइड है, तो डायगनली 8 स्क्वायर होंगे हमारे। इसी तरह से डायगनली हमारे इधर भी 8 स्क्वायर होंगे। हमें 6 स्क्वायर का पूरा स्क्वायर अपना चूज करना है। तो एक ये हो गया। अब मैं अगर यहाँ पे कलर चेंज करता हूँ, अब देखो दूसरा, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो स्क्वायर बनेगा एक, यहाँ तक का, ये भी एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर तीसरा स्क्वायर लूँ मैं, यहाँ से ये करके ये एक स्क्वायर बन गया हमारे पास। ठीक है, अब नहीं बनेंगे। अब देखो इसके डायगनली, सॉरी ये जो आएगा ना ये यहाँ पर आएगा, डायगनली यहाँ पर आएगी चीज़। ठीक है, इस तरह से बनेगा, ये चीज़ यहाँ पर आएगी, ये चीज़ यहाँ पर। तो डायगनली इसमें भी 6 स्क्वायर होगा, इसमें भी 6 स्क्वायर होगा, इसमें भी 6 स्क्वायर। तो एक डायगनल पे 3 ऐसे स्क्वायर बन सकते हैं जो 6x6 के होंगे, 6x6।
ठीक है। इसी तरह से इस वाले डायगोनल पे भी सॉरी 3 बन सकते हैं, और इसी तरह से इसी डायगोनल पे भी 3 बन सकते हैं। तो 3 + 3 टोटल हमारे 6 ऐसे स्क्वायर होंगे जो 6 स्क्वायर को मिलके बन रहे होंगे डायगोनली। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा 6। नेक्स्ट देखते हैं, इन द सीरीज दिस फिल इन द 6 ब्लैंक्स। हमें ये ब्लैंक्स फिल करने हैं, यहाँ पे जो ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं हमें ये, यूजिंग वन ऑफ द फॉलोइंग गिवन चॉइसेस। इन चॉइसेस में से एक यहाँ पे चॉइसेस सेट हो जाएगी बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखो कि इसके अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं। यहाँ पे बना लेते हैं हम बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी। ठीक है, सबसे पहले आप इनको काउंट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18 है। तो आप इसको हमेशा बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड कर लो। अगर यहाँ पे 15 होते तो हम 5 5 के 3 भाग में डिवाइड कर लेते इसको इस तरह से। 16 होते तो हम 4 4 के 4 भाग में डिवाइड कर लेते। ठीक है, 18 है तो यहाँ पर ना 5 से हो सकता है डिवाइड, ना 4 से हो सकता है। हम इसको 3 3 के 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ये एक अप्रोच है इन क्वेश्चंस को करने की जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो यहाँ पर 18 है तो हम यहाँ पे इसको 3 3 के गैप्स में इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये इजीली फिल हो जाएगा। आप देखो यहाँ पर पैटर्न बी, यहाँ पे देखो कहीं पे बी बीच में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह से तो बी के साथ में यहाँ पर ए है तो यहाँ पर ए आ सकता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देखो ए डैश बी बन रहा है, मतलब इसी की तरह बन रहा है, तो यहाँ पर ये वाला बी भी आ सकता है। और अगर हम इसको देखें ए बी भी बन गया, यहाँ पर ए बी सेकंड वाले को अगर हम देखें मैच करें तो देखो ये इससे मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो हमने क्या फिल करा है यहाँ पर अभी, एक ये फिल किया है, एक ये फिल किया है, एक ये फिल किया है। ठीक है, इसके बाद इसको देखो ये फर्स्ट वाले की तरह रिपीट होने लग गया, फिर ये सेकंड वाले की तरह रिपीट होने लग गया। ठीक है, फिर ये देखो फर्स्ट वाले की तरह रिपीट होने लग गया, और यहाँ पर लास्ट में ये फिल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमने क्या फिल किया, ए बी ए बी ए बी। यहाँ पर देखो ऑप्शन ये वाला मैच हो गया। ये एक तरीका है इसको करने का। अगर यहाँ पे 16 एंट्रीज होती तो आप इसको 4 4 के भाग में डिवाइड कर लेते। 15 होती तो आप 5 5 के 3 पार्ट बना लेते, या 3 3 के 5 पार्ट बना लेते। ठीक है, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से अप्रोच करना। एक चॉइस ये भी है कि आप इनको वन बाय वन इसके अंदर फिल करके देखो, उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूजिंग 2 2 3 3 3 एज डिजिट्स हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर देन 3000 कैन बी फॉर्म। देखो हमें 30,000 से बड़े नंबर चाहिए, 30,000 से हमें बड़े नंबर चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमारी जो वंस प्लेस पे जो डिजिट यहाँ पर फर्स्ट डिजिट जो रहेगी ये फिक्स रहेगी हमारी। हमें 30,000 से बड़े नंबर चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमारी फिक्स हो गई, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो बाकी नंबर है वो इससे छोटे हैं 2। अगर हम फर्स्ट प्लेस पर ही 5 डिजिट के नंबर में अगर हम फर्स्ट प्लेस पे 2 रख देंगे तो वो इससे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमारा 3 फिक्स रहेगा। अगर यहाँ पे 4 होता तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी और हो जाती कि हम फर्स्ट प्लेस पे 4 को भी रख सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं रख सकते। अब हमारे पास 4 प्लेस बची, 4 प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, एक डिजिट तो यहाँ पर फिक्स हो गई। अब हमारे पास बचा 2 2 3 एंड 3। ठीक है, अब 4 प्लेस है, 4 डिजिट है, तो उनको फिल कितने तरीके से हम कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल वे में इनको हम फिल कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे दो जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही है, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज़ रिपीट हो रही है। तो जब भी वैल्यूज़ रिपीट हो रही होती है हम उतना फैक्टोरियल से उसको डिवाइड कर दें। 2 फैक्टोरियल इस 2 के लिए, क्योंकि 2 बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पे 3 2 होते तो हम 3 फैक्टोरियल लेते। ऐसे ही 2 फैक्टोरियल इन 2 3s के लिए। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 4 × 3 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 2, 3 2 6, आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स कैन बी 100। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। हमें ऐसे कोई 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखने हैं कि जिनका सम जो है 100 आता हो। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा आप ध्यान से सोचोगे तो ईजिली हो जाएगा। आप ऐसे ही रैंडमली कुछ भी नंबर उठा के मत सोचो। ठीक है, आप देखो ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 5 बार प्लस करें हमें 100 मिल जाए। तो हमें इजीली वो नंबर मिल सकता है। अगर हम 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20, तो अगर हम 20 को 5 बार प्लस करेंगे तो हमें 100 मिल जाएगा। तो हमें 5 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर चाहिए। तो अगर हम 20 से पहले के 2 इंटीजर ले लें और 20 के बाद के 2 इंटीजर ले लें तो 19 18 20 21 22।
ये देखो इनका सम भी क्या आएगा, 100 ही आएगा, क्योंकि यहाँ से 20 में से 1 कम हुआ तो यहाँ पे एक ऐड भी तो हो रहा है, +1, यहाँ पे +2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3 कम हुए तो यहाँ पे +3 ऐड भी तो हो गए। तो वापस वो वही बात बन गई कि हम 5 बार 20 को ऐड कर रहे हैं और सारे के सारे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं, 18, 19, 20, 21, 22। तो ये बहुत ईजी था, बस थोड़ा सा इसमें ध्यान से सोचना था इस क्वेश्चन को। चलिए ठीक है। सेकंड है द प्रोडक्ट ऑफ थ्री, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट होगी, सेकंड देखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम। हमें ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स ढूंढने हैं कि जिनका प्रोडक्ट और जिनका सम जो है इक्वल है। अब आप यहाँ पर कुछ भी एग्जाम्पल देखो छोटे से छोटा, आप अगर बड़े से बड़ा लोगे कुछ नंबर तो वो मल्टीप्लाई होने पे और बड़ा हो जाएगा और उनका एडिशन कम आएगा। तो आप कुछ छोटा मोटा नंबर लेके देखो, मान लो हमने 5, 6, 7 लिया, इनको ऐड करोगे आप 5, 7, 6, 13 और 5, 18, वो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत बड़ा चला गया। तो हमें कुछ और नंबर जो छोटा सोचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई होने पे नंबर एकदम से बढ़ जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर सोचेंगे। अब यहाँ पे हम 2, 3, 4 लेने आ गए, यहाँ पर भी देखो ये 9 आएगा प्लस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे 24 पहुँच गया, ठीक है, तो बहुत बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमें समझ जाना चाहिए इतने में ही कि हमें यहाँ पे 1 को इंक्लूड करके देखना पड़ेगा, और 1 को इंक्लूड करेंगे और हमें नेचुरल नंबर लेने तो उससे कम तो हम जा नहीं सकते। तो 1 को इंक्लूड करने का सबसे बेस्ट पर्पस ये है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम वही सेम नंबर मिलता है। अगर हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। तो हमें अगर उनका प्रोडक्ट और उनका सम बराबर रखना है तो हमें 1 को इंक्लूड करना पड़ेगा, और 1 को इंक्लूड करने तो बाकी 2 डिजिट अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स लेनी है तो यहाँ पे 2 और 3 लेनी पड़ेंगी। और देखो यही आंसर आ गया आपका, इनको ऐड करो आप 6 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करो आप 6 आ गया। तो हमने एक ऐसा नंबर ढूंढ लिया, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हमने ढूंढ लिए। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स आपकी जो है वो ट्रू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A cubical vessel of side 1 meter is filled completely with water। एक क्यूबिकल वेसल है, इसकी साइड 1 मीटर है, तो उसकी वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब, ठीक है। हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर इज कंटेन इन इट, इसके अंदर कितने मिलीलीटर्स वाटर आएगा। देखो ये स्टैंडर्ड एक कन्वर्जन है कि 1 मीटर क्यूब जो है 10⁻6 मिलीलीटर के बराबर होता है। अगर आपको ये याद होगी तो आप कर दोगे, नहीं तो ये आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा, ये डायरेक्ट स्टैंडर्ड कन्वर्जन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। There are 6 persons arranged in a row. Another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hand with 2 consecutive persons. In how many distinct possible combinations can the handshakes take place? ठीक है, ये बोल रहा है 6 पर्सनस हैं, मान लो हमने उनको बोल दिया 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, एक रो में खड़े हुए हैं। Another person has to shake hand with 3 of them। एक का दूसरा पर्सन है, मान लो 7th पर्सन है एक, इसको इनके साथ हैंड शेक करना है, ठीक है, हाथ मिलाना है, और इस तरह से मिलाने हैं उनको उसको हाथ कि नॉट शेक हैंड विथ 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन, 2 एक साथ जो पर्सन है उनके साथ वो हाथ ना मिलाए, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पॉसिबिलिटीज अगर हम इसके अंदर देखते हैं, 7 पर्सन इस तरह से हाथ मिला रहा है कि 2 बंदे जो एक साथ खड़े हुए हैं, 2 पर्सन, उनके साथ वो हाथ नहीं मिलाएगा, ठीक है। तो हमें ऑल्टरनेट लेने पड़ेंगे, या उनके बीच में एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिससे उसने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी तो हमें दिख रही है 1, 3 एंड 6, 1, 3 एंड दूसरी पॉसिबिलिटी होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे होएगा। पहली पॉसिबिलिटी होगी 1, 3 एंड 5, ठीक है, इसको थोड़ा डिलीट कर लेते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हुई 1, 3 एंड 5, सेकेंड पॉसिबिलिटी हुई 2, 4 एंड, ठीक है, 1, 3, 5, 2, 4, 6। अब इसके अंदर और पॉसिबिलिटी ऐसी कुछ हो सकती है कि जिसमें वो 2 कॉन्सिक्यूटिव पर्सन्स के साथ हाथ ना मिला रहा हो, ठीक है, हो सकती है। देखो यहाँ पर देखो, कलर चेंज कर लेता हूँ, 1, 3 और उसके बाद सीधा 6 पे पहुँच जाए, ठीक है, 1, 3, 6। और यहाँ पर देखो एक 1, 3, 6 हो गई, एक हो सकती है हमारे पास 1, 4 और 6, 1, 4 और 6, ठीक है। देखो यहाँ पर किसी भी कॉन्जिक्यूटिव पर्सन से हाथ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी, आप कोई भी चेक कर सकते हो इसके अंदर लेके, कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Jay and Vijay spent an equal amount of money to buy some pens and special pencils of the same quality from the same store. If Jay bought 3 pens and 5 pencils and Vijay bought 2 pens and 7 pencils, then which one of the following is correct? ठीक है,
देखो इसमें उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने एक ही दुकान से जय और विजय ने पेंसिल्स और पेन खरीदे हैं इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, और दोनों ने जो टोटल अमाउंट जो स्पेंड किया है पेन और पेंसिल के ऊपर वो इक्वल है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं जय ने कितने पेंसिल खरीदे और कितनी पेन खरीदे। जय ने 3 पेन 3 पेंसिल खरीदे, तो जय के अगर हम 3 पेन प्लस 5 पेंसिल्स, और अगर हम इसका देखें विजय ने कितने खरीदे हैं, विजय ने 2 पेन खरीदे हैं 7 पेंसिल खरीदी है, 2 पेन खरीदे हैं प्लस 7 पेंसिल खरीदी है। तो इनका जो अमाउंट है, विजय का 2 पेंसिल प्लस 7 पेंसिल का अमाउंट जो है, और जय का 3 पेन और 5 पेंसिल का अमाउंट जो है वो इक्वल है, हमें इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें पेन और पेंसिल का जो प्राइस है उनके बीच में एक रिलेशन बताना है। ठीक है, तो ईजी है। यहाँ पे देखो इसको अगर आप अरेंज करोगे, 3 पेन की जो कीमत है 1 पेन इक्वल्स टू 7 माइनस 5 2 पेंसिल के बराबर आ जाएगा। मतलब एक पेन की जो कीमत है वो पेंसिल के डबल है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम, पेंसिल कॉस्ट मोर देन अ पेन, रॉन्ग हो गया। प्राइस ऑफ अ पेंसिल इज इक्वल टू डेट, नहीं इक्वल तो है ही नहीं। प्राइस ऑफ अ पेन इज 2 टाइम्स द प्राइस ऑफ अ पेंसिल, देखो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो ईजी था काफ़ी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। P scored 40 marks more than Q in an examination. If Q scored 10% less marks than P, then how much did score? देखो इजी है, P ने जो स्कोर किया है यहाँ पर 40 मार्क्स ज़्यादा, Q से 40 मार्क्स इसके ज़्यादा है P के। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोल रही है इफ Q स्कोर्ड 10% लेस मार्क्स देन P, मतलब 10% लेस मार्क्स स्कोर किए हैं P से, तो P माइनस 10P/100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.9P। तो एक स्टेटमेंट ये हो गई आपके पास, एक स्टेटमेंट आपके पास ये होगी। दोनों को सॉल्व करोगे आप तो P Q की जगह हमने 0.9P लिखा प्लस 40, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.1P इक्वल्स टू 40। P की वैल्यू आ गई यहाँ पे 400। ठीक है, और Q का स्कोर कितना है, उससे 40 मार्क्स कम होगा। ठीक है, P का Q से 40 मार्क्स ज़्यादा है, तो Q का 40 मार्क्स कम हो जाएगा, तो Q कितना हो जाएगा 400 माइनस 40 इक्वल्स टू 360 आंसर। ठीक है, ये एक तरीका था इसका करने का। एक और टाइप देखते हैं, मतलब एक और तरीके से इसको किया जा सकता है। मान लो P का स्कोर 40 मार्क्स ज़्यादा है Q से, और Q का 10% लेस है P से, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% मार्क्स, जो जितने मार्क्स Q के लेस हैं उतने ही मार्क्स तो Q के ज़्यादा, P के ज़्यादा होंगे, तो 10% 40 के बराबर हो गया। तो अगर हम 100% देखते हैं यहाँ से, तो 400 के बराबर हो गया। तो ये हमारे P के मार्क्स आ गए, और Q के मार्क्स P से 40 कम होंगे, तो Q के हमारे 360 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, थोड़ा टाइम बचेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पर्सन P asked one of his 3 friends X as to how much money he had. X replied, if Y gives me 40 rupees then Y will have half of as much as Z। ठीक है, X बोलता है कि अगर Y ने उसको 40 रुपए दिए, Y ने उसको 40 रुपीज दिए, तो Y के पास से 40 रुपए कम हो जाएंगे। ठीक है, Y will have if Y gives me 40 rupees then Y will have half of as much as Z, और वो बराबर हो जाएंगे Z के। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमको ये दे रखे हैं। सेकंड क्या बोल रहे हैं, इफ Z गिव्स मी 40 रुपीज, अगर X को Z ने 40 रुपीज दे दी, तो Z से 40 रुपीज कम हो गए, देन 3 ऑफ अस विल हैव इक्वल अमाउंट, तो तीनों के पास बराबर अमाउंट हो जाएगा, Z पे भी, Y पे भी और X पे भी। तो इस टाइम जब Z ने 40 रुपीज X को दे दिए, तो X के पास कितने रुपीज हो गए, अब 40 रुपीज X से कम हुए और उतने रुपीज X को दिए गए, तो X के पास 40 रुपीज बढ़ जाएंगे। और Z के बारे में कुछ नहीं बोला, Y के बारे में कुछ नहीं बोला, तो Y इसके बराबर डायरेक्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हो गए, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से अगर हम Y की जगह Z-40 लिखते हैं, Z-40 फर्स्ट इक्वेशन में, सॉरी इसमें कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर स्टेटमेंट में बोला इफ Y गिव्स मी 40 देन Y विल हैव हाफ ऑफ Z, यहाँ पर हाफ ऑफ Z आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई यहाँ पे 2y-40 इक्वल्स टू Z। इसको अगर हम सेकंड में पुट कर देते हैं Z की जगह पे, तो Z-40 इक्वल्स टू Y है। Y की Z की जगह हमने लिखा 2y-40 -40 इक्वल्स टू Y, एंड Y की वैल्यू यहाँ से आ गई, सॉरी यहाँ पर आएगा 80। हाँ,
y की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 120, ठीक है। अब इस वाले इक्वेशन का यूज़ करके हम z की वैल्यू निकालेंगे, तो z की वैल्यू कितनी होगी y प्लस 40, तो ये आ गया हमारे पास 160, और x की वैल्यू होगी y माइनस 40, ये आ गई 80। तो यहाँ पर उन्होंने टोटल अमाउंट पूछा है x y और z का। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 160 प्लस 180 प्लस 120, तो 160 प्लस 80 240 प्लस 120 360, आंसर हमारा हो जाएगा 360, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कोड लैंग्वेज मैथमेटिक्स इज रिटर्न एज दिस एंड हाउ इज केमिस्ट्री रिटर्न। हमें एक कोड लैंग्वेज में मैथमेटिक्स का कोड दिया हुआ है, केमिस्ट्री का निकालना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा सबसे पहले ABCD लिख लो, और मैं आपको कहूँगा कि एग्जाम स्टार्ट होने से पहले ही आप इसको जल्दी से लिख लो, कोई नहीं देखता वहाँ, ठीक है। लास्ट के पेज पे आपको कई सारे क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, m की जगह पे l आ गया, मतलब एक पीछे चला गया माइनस, a की जगह पे b आ गया, मतलब आगे चला गया +1, t की जगह s आ गया, पीछे चला गया -1, और h की जगह पे i आ गया, h की जगह पे i आ गया +1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले -1 हुआ, फिर +1 -1 +1, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में देखते हैं पहले -1 है, तो C से अगर हम -1 करेंगे तो B आएगा हमारे पास, ठीक है। फिर H में +1 करेंगे तो I आ जाएगा, E में -1 करेंगे तो D आ जाएगा, M में +1 करेंगे तो N आ जाएगा। तो BIDN से देखो कोई आंसर है, देखो ये आ रहा है यहाँ, तो ये आंसर हो जाएगा। आपको पूरा चेक नहीं करना है, पूरा चेक करने बैठोगे तो फिर बहुत टाइम खराब होगा। बस आप 3 या 4 निकालो और देखो वहाँ पर, अगर 3 चेक करते तो आप 2 में मिल जाते आपको, तो आपको एक और चेक करना पड़ा यहाँ पे, उससे हमें पता चलेगा कि हमारा आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये जो ABCD है ना, इसको कोशिश करा करो हमेशा एग्जाम स्टार्ट होने से पहले लिख लिया करो, कोई नहीं दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आर एंड द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, आपको सारे 7 के आसपास दिए हो, ठीक है। तो जो हमारे 7, एक क्लॉक लेते हैं, जब क्लॉक में 7 बजते हैं तो हमारी स्मॉल आर हैंड इधर होता है और मिनट हैंड 12 पे होता है, ये 7 पे, तो ये तो 180 डिग्री का एंगल बन नहीं रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो, ठीक है। उसके बाद 180 कब बनेगा, जब ये हमारा जो मिनट हैंड है ये 12 की जगह 1 पे आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से 1 पे 7 पे, ठीक है। 180 हमें लग रहा है कि 180 बन रहा है, लेकिन जब ये 12 पर है तब आर एंड जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 7 पे होता है, लेकिन जब ये आर एंड यहाँ से 5 मिनट आगे चला गया तो हमारा आर एंड जो है थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा यहाँ पर, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब ये 7 पर है और ये 1 पर कभी होंगे ही नहीं, 7 से थोड़ा सा आगे होगा, और जैसे ही वो थोड़ा सा आगे हुआ तो वो 180 का एंगल नहीं बना पाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा। 180 का यहाँ पे बन रहा था, यहाँ पे 7 पे, लेकिन 7 पे नहीं है हमारी मिनट आर एंड, अब थोड़ी सी आगे चली गई है, तो ये एंगल हमारा 180 नहीं है, ठीक है। तो हमारा 7, तो 7 आर और 7 इसके बीच में भी नहीं बनेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसके बीच में बोल रहे हैं, अगर इसके बीच में हमारा मिनट हैंड हुआ 12 और 1 के बीच में, तो भी हमारा 180 का एंगल बन ही नहीं सकता। 180 का एंगल बनेगा जब 1 पर आएगी, और 1 से भी थोड़ा सा आगे उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि 7 से आगे निकल चुका है आवर एंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एट 7:05 इस पर तो एग्जैक्ट बिल्कुल बनेगा ही नहीं, ठीक है। हमने देखा जैसे ही वो 7:05 बजेंगे, 7:05 होंगे, 7 से थोड़ा सा आगे हमारा आवर एंड जो है निकल चुका होगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचा, और आप ऐसे भी देख सकते हो, जब हमारा ये 7 से थोड़ा सा आगे निकला, ये 7 है, 7 से थोड़ा सा आगे निकला हमारा ये 1 पर, तो अगर इसको आप 180 डिग्री बनना है, 180 डिग्री बनना, तो जब ये वाली मिनट एंड थोड़ा फास्ट भागती है, धीरे भागती है, तो ये 5 मिनट, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, इस 5 मिनट के बीच में ही जब कहीं पर यहाँ पर कहीं पर होगा, और 7 थोड़ा सा और आगे निकल के तब ये यहाँ पर 180 का एंगल बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान से सोचना था और आप इसको आंसर कर देते, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा डी। In an objective type test of 90 questions, 5 marks are allotted for every correct answer and 2 marks are deducted for every wrong answer. After attempting all the 90 questions, a student got a total of 387 marks. ठीक है, देखो यहाँ पर मान लो कि उसने 90 क्वेश्चंस हैं और 90 ही उसने अटैम्प्ट किए, अटैम्प्ट भी उसने 90 ही किए हैं स्टूडेंट ने,
तो अगर सारे हम मान लेते हैं कि सारे क्वेश्चन उसके ठीक हो गए, तो एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो टोटल मार्क्स उसको कितने मिलने चाहिए थे 450, लेकिन उसको मार्क्स कितने मिले 387, मतलब उसके कम कितने हुए हैं मार्क्स। तो अगर हम देखें यहाँ पर उसके मार्क्स कितने कम हुए, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 63 मार्क्स उसके जो हैं कम हुए। ठीक है, अब इस 63 मार्क्स के अंदर उसकी नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगी, और जो क्वेश्चन उसका गलत हुआ है उसके 5 मार्क्स भी गए उसके। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किया और ये गलत हो गया, तो 5 मार्क्स तो इस क्वेश्चन के जो अपने थे वो तो गए ही गए, साथ में 2 मार्क्स और लेके डूब गया। ठीक है, टोटल 7 मार्क्स का नुकसान कर दिया इसे। तो एक क्वेश्चन गलत होने पे हमें 7 मार्क्स का लॉस हो रहा है, 7 मार्क्स का लॉस हो रहा है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 63 मार्क्स का हमें लॉस हुआ है। एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का लॉस कर रहा है, तो टोटल कितने क्वेश्चन गलत हुए होंगे हमारे, तो डिवाइड कर दो 9 क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर हो गया 9। ये तो अगर आप एग्जाम देते रहते हो तो ये चीज़ तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। हम अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उसके अंदर देखते हैं कितने हमारे सही है, उसके अंदर फिर हम नेगेटिव मार्क्स को डिडक्ट करते हैं उसके अंदर। तो एक तरीके से उसी के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग एडिशन प्रॉब्लम, 3p plus 4p plus pp plus pp is equals to rq2 where p, q and r are different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं 3p 4p pp एंड pp इन चारों का सम हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे यूनिट डिजिट पता है हमको। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट, तो हम क्या करते हैं, इन सबकी यूनिट डिजिट्स को लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग करके देखते हैं। देखो अगर मैं 3p को ऐसे लिख लूँ 3 इंटू 10 प्लस पी, क्योंकि 3 जो है टेंस प्लेस पे, इसी तरह से 4 इंटू 10 प्लस पी, पी इंटू 10 प्लस पी एंड पी इंटू पी प्लस पी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं यूनिट डिजिट्स को देखूँ तो यूनिट डिजिट्स 4p किसके बराबर आ गई हमारे पास 2 के, कि यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी है हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर देखो p की क्या वैल्यू हो सकती है, कि हमारे पास यूनिट डिजिट 2 है, ये 4p इक्वल्स टू 2 नहीं है, ये 4p में जो p की वैल्यू हम रखने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, उसके बाद जो यूनिट डिजिट आएगी वो 2 है। ये इस इक्वेशन से हमें ये चीज़ पता चल रही है। तो अगर मैं यहाँ पर 4 इंटू 1 करता हूँ तो 4 आ गया, यूनिट डिजिट नहीं आई 2। 4 इंटू 2 करता हूँ तो 8 आ गया, यूनिट डिजिट नहीं आई 2। 4 इंटू 3 करता हूँ तो 12 आ गया। देखो यहाँ पर यूनिट डिजिट 2 आ गई, तो ये एक केस हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से 4 4 जा 16 में 6 यूनिट डिजिट आ रही है, 4 5 जा 20 में 0 आ रही है, 6 4 जा 24 में 4 आ रही है, 7 4 जा 28 में 8 आ रही है, और 8 4 जा 24 इंटू 8 32, इसके अंदर भी देखो यूनिट डिजिट 2 आ रही है। ठीक है, 9 4 जा 36, उसमें 6 आ रही है। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो गई, मतलब पी की दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं 3 एंड 8। ठीक है, हमें पी की वैल्यू पता चल गई, तो हम देखो यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 3p, अगर हम 3 वैल्यू ले रहे हैं, अगर हम 3 वैल्यू ले रहे हैं तो 3p मतलब 33, और फिर 43, फिर 33 एंड pp 33। ठीक है, और अगर हम 8 ले रहे हैं तो 38, 48, 88 एंड 88। ठीक है, तो इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 कैरी 1 और 14 142, और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो 2 कैरी 3 3 3 6 26 262। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू हो गई RQ2। ठीक है, तो ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया R, ये हो गया Q, ये हो गया 2, और P की वैल्यू हो गई हमारे पास 3, और यहाँ पर P की वैल्यू हो गई 8। हमें इसने देखो यहाँ पर डिफरेंट डिजिट्स PQR तीनों डिफरेंट है। देखो यहाँ पर P3 है, R1 है, Q4 है, तो ठीक है डिफरेंट है। एक केस ये हो सकता है हमारे पास, तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई P की 3, R की 1 और Q की 4, और एक वैल्यू आ गई P की हमारे पास 8, R की 2 एंड Q की 6। ठीक है, और देखो तीनों वैल्यू डिफरेंट है, तो हमारे पास एक अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स, तो हमें इनका सम निकालना है। और उसका अरिथमेटिक मीन निकाल देना। ठीक है, तो 142 और 262। ठीक है, 404 का अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, दो डिजिट है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, दो डिजिट का, a+b/2। ठीक है, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 202, हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और इसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम,
पी क्यू इंटू थ्री आर क्यू क्यू, वेयर पी क्यू आर डिफरेंट डिजिट्स एंड आर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, वट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस आर डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पहले की तरह ही है, उस तरह से एक उसी के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम टाइप। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें पी क्यू इंटू थ्री इक्वल्स टू आर क्यू क्यू, देखो यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट से खेलना होता है मेन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी ये एक नंबर है पी क्यू, इसकी यूनिट यूनिट डिजिट से अब थ्री मल्टीप्लाई होगा तो हमें यूनिट डिजिट क्यू मिलेगी। ठीक है, ठीक से समझो, मान लो मैं 43 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ भी मिल रहा है 43 जो भी यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर जो मिलेगा वो सेम ये चीज़ मिलनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भूल जाओ ऐसे करा मैंने। तो अगर हम पी क्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से तो जो हमारी यूनिट डिजिट आएगी वो इस क्यू के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम देखें 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3, तो ये हमारा क्या है, क्यू है, तो क्यू नहीं आ रहा यहाँ पर। ठीक है, 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9, 3 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, एंड 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 या 15। अब यहाँ पे देखो हमने 5 से मल्टीप्लाई करा और हमारी यूनिट डिजिट भी 5 आ गई। ठीक है, और पॉसिबिलिटी देखते हैं, 3 इंटू 6 18, 3 इंटू 7 21, 8 24, तो किसी में नहीं आएगा, यूनिट डिजिट सेम कहीं पर नहीं आएगी, तो हमारी क्यू की एक ही पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 5। ठीक है, तो अगर हम क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, पी 5 इंटू थ्री इज इक्वल्स टू आर 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पी और आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब अगर मैं इस थ्री को नीचे डिवाइड कर दूँ, पी 5 इक्वल्स टू आर 5 डिवाइडेड बाय 3, तो ये एक एग्जैक्ट डिवीजन होगी क्योंकि यहाँ पे P5 हमारे पास एक एग्जैक्ट नंबर आ रहा है, एक एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, कोई पॉइंट वॉइंट में नहीं आ रहा। ठीक है, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ये प्रॉपरली डिवाइड हो रहा है R 5 जो है हमारे पास, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो इन डिवाइड होने का मतलब कोई नंबर 3 से कब डिवाइड होता है, जब उनके डिजिट्स का सम 3 के मल्टीपल्स में होता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लेता हूँ 155, 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11 नहीं हो रहा। अगर मैं 2 लेता हूँ 5 प्लस 5 10 प्लस 2 12, 12 3 से डिवाइड होता है, तो आर की एक वैल्यू हो सकती है 2। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 5 ले लूँ, 5 प्लस 5 प्लस 5 15, 15 3 से डिवाइड होता है, आर की वैल्यू एक अगर मैं यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। ठीक है, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, जब मैं उस 5 को यहाँ पर 3 से इससे मल्टीप्लाई करूँगा, अगर मैं आर की जगह पे, सॉरी आर की जगह पे यहाँ पे 5 लेके अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आएगा 185। ये 3 डिजिट नंबर आ गया, लेकिन हमें कितना चाहिए था, 2 डिजिट नंबर चाहिए था, तो यहाँ पे आर की वैल्यू 5 नहीं हो सकती। अगर मैं 2 लेता हूँ तो ये मेरे पास होगा 255, इसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 8 और 5 85, जो कि 2 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो पी की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 5 है, तो यहाँ से पता चला हमें पी की वैल्यू 8 है और आर की वैल्यू 2 है एंड पी क्यू की वैल्यू 5 है। अगर हम P प्लस आर करते हैं तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाय क्यू 5, सर हो गया हमारे पास 2, तो ये इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग टेबल, ये प्लेयर है ए बी सी डी और उनके रन्स दिए हुए हैं फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में, बॉल कितनी फेस की है फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग। ठीक है, तो अगर हम एक ही बात करें, अगर हमें इनका फास्टेस्ट रन स्कोरर निकालना है तो हम स्ट्राइक रेट निकाल लेंगे सबका, और जिसका ज़्यादा होगा ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट का अगर हम देखें, ए की बात करें तो ए ने फर्स्ट इनिंग में बनाए हैं 61 प्लस सेकेंड इनिंग में 14, और टोटल बॉल्स कितनी फेस की है 99 प्लस 76। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 65 अपॉन में 175। बी का अगर हम देखें तो बी ने 5 प्लस 55 55 और बॉल फेस की है 97। ठीक है, और सी की बात करें अगर हम तो 15 प्लस 20 35 और बॉल फेस की हैं 125। और डी की बात करें अगर हम 13 प्लस 12 25 डिवाइडेड बाय में 55 105। अब यहाँ पर हमें निकालना है फास्टेस्ट सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी। देखो एक चीज़ यहाँ पे जल्दी से करने के लिए इस तरह से देख सकते हैं हम, अगर मैं कोई नंबर ले रहा हूँ, मैंने 3 लिया, उसके नीचे उसका डबल ले लेता हूँ तो ये क्या आता है 1/2। अब मैं इस अगर 6 की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो ये वैल्यू 1/2 से कम होगी, और 6 की वैल्यू को मैं कम करूँगा 6 से लेस करूँगा
तो 1/2 से इसकी वैल्यू बड़ी होगी, ठीक है, 1/2 से लेस होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखो 65 का डबल 130, लेकिन उससे बड़ा है 175, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू लेस देन 1/2 आएगी। इसके अंदर देखो 55 से बड़ा 55 का डबल क्या हुआ 110, लेकिन ये वैल्यू उससे कम है, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आएगी। इसकी देखो 35 इंटू 2 70, लेकिन 125 70 से बहुत बड़ा, तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1/2 आएगी। 25 टू जा 50, और ये 105 50 से बहुत बड़ा, ये भी 1/2 आई। यहाँ से हमें पता चल गया तीन वैल्यू 1/2 से कम है, एक ही वैल्यू ज़्यादा है, तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप जल्दी से कर पाओगे। अगर आप सबको सॉल्व करने बैठ गए तो फिर तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाफ ऑफ द विलेजर्स ऑफ अ सर्टेन विलेज हैव देयर ओन हाउसेज, 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी। बोल रहा है कि एक विलेज है, उसके अंदर 50% जो विलेजर्स हैं, हाफ का मतलब क्या 50%, इनके पास अपने घर है। 1/5 ऑफ द विलेजर्स कल्टिवेट पैडी, 1/5 मतलब 20% जो विलेजर्स हैं वो पैडी कल्टिवेट करते हैं, ठीक है। 1/3 ऑफ द विलेजर्स आर लिटरेट, 1/3 मतलब 33.33%, ये लिटरेट है, ठीक है। एंड 4/5 ऑफ द विलेजेस आर अंडर 25, 4/5 मतलब 80%, ठीक है। 80% जो है उनकी 25 ईयर्स ऑफ एज से कम है, 25 ऑफ ईयर्स, ठीक है, इससे कम एज है। तो हमें बताना है ऑल द विलेजर्स हु हैव देयर ओन हाउसेज आर लिटरेट, जितने भी विलेजर्स हैं जिनके पास अपने घर हैं वो सारे के सारे लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। देखो 50% लोगों के पास अपना घर है और 33% लोगों के पास जो है लिटरेट है 33.33। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जिनके पास घर है वो सारे के सारे पढ़े लिखे भी हों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ओवरलैप नहीं हो रहा। ये ओवरलैप हो भी सकता है और हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि 50% अलग हो गए और वो 33.33% जो लिटरेट है वो अलग हो गए, एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। सम विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज आर लिटरेट, अब तो 25 ऑफ ईयर्स ऑफ एज के जो है 80% है, टोटल हमारे पास मान लो ये 100% है, इसके अंदर 80% जो है वो 25 ईयर्स वाले हो गए, और लिटरेट लिटरेट कितने 33%। तो देखो अब यहाँ पर अगर 80% इसने कवर कर लिया है और 33% और कवर करना है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ओवरलैपिंग का पार्ट आएगा। अगर आपको 33% कवर करना है, ये इतनी ओवरलैपिंग होगी, तो इसका मतलब ऐसे विलेजर्स हैं 25 ईयर्स ऑफ एज के, अंडर 25 ऑफ ईयर्स से, जो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, ठीक है। तो ये ठीक हो गया। अब बाकी ऑप्शन भी आप चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ओनली हाफ ऑफ द विलेजर्स हु कल्टिवेट पैडी आर लिटरेट, तो जरूरी नहीं है, उसने बोला हाफ ऑफ द लिटरेट पैडी को कल्टिवेट करते हैं, हाफ कितना होगा 10%, अब वो बोला 10% जो लिटरेट है, जरूरी नहीं है, ये 33.33% अलग हो सकते हैं और 10% वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। नो विलेजर्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज हैज़ हिज ओन हाउस, जो 25 80% है और 50%, मतलब कुछ ओवरलैपिंग आएगी यहाँ पर 80% और 50% में, मतलब कुछ ऐसे 25 ईयर्स ऑफ एज से कम के विलेजर्स होंगे जिनके अपने हाउस होंगे, तो ये भी गलत होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख, स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, द लास्ट डे ऑफ द मंथ, क्वेश्चन देखते हैं पहले, व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ, मंथ का 14th जो डेट है उस दिन कौन सा डे होगा ये पता करना है। अब पहले स्टेटमेंट 1 देखते हैं, द लास्ट डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, लास्ट डे अगर वेडनेसडे है उससे हम 14th डे नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा मंथ है। अगर जनवरी होगा तो उसमें लास्ट डे 31 ऑफ जनवरी होगा, है ना, और अगर फरवरी होगा तो 28 होगा, लीप ईयर होगा 29 ऑफ फरवरी होगा, मार्च हो अप्रैल होगा तो 30th डे होगा लास्ट, तो हम इसमें कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें मंथ नहीं पता। सेकंड स्टेटमेंट, फर्स्ट तो स्टेटमेंट गलत है, इससे तो हम नहीं निकाल सकते अपना क्वेश्चन का आंसर। सेकंड स्टेटमेंट, द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे, देखो इससे हमारा काम बन जाएगा, थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वाज द 17th डे। हाँ हाँ, ये बोला 17th डे जो है उस मंथ का दिन सैटरडे, तो हो गया हमारा काम। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 14th डे, तो 16th डे हमारे पास क्या हो जाएगा फ्राइडे, फिर हमारे पास थर्सडे 15th डे पे, और 14th डे पे हमारे पास हो जाएगा वेडनेसडे। हमने पता कर लिया यहाँ से, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट का से निकल जाएगा, तो आंसर क्या होगा हमारा
फर्स्ट तो गलत हो गया, इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, सेकंड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच डे इज 10th ऑफ अक्टूबर 2027। देखो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2027 और अभी चल रहा है 2021। यहाँ पर तो इनके अगर देखोगे ना तो इन दोनों का कैलेंडर सेम होगा। कैसे? देखो 2021 टोटल 365 डेज होते हैं, 364 हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है तो बचता है एक दिन, तो एक ईयर में 1 ओड डे हो गया 2021 में। ठीक है, 2022 में भी हमारा एक ओड डे हो गया, 2023 में भी एक ओड डे हो गया। अब 2024 ये लीप ईयर होगा। ठीक है, याद रखना। अब लीप ईयर है तो एक 29 फरवरी बढ़ जाता है, 366 डेज हो जाते हैं, 2 ओड डेज आ जाते हैं। और 2025 में एक ओड डे हो गया, 2026 में एक ओड डे हो गया। अब टोटल कितने हो गए? 7 डेज हो गए, तो एक वीक ये बन गया हमारे पास पूरा। ठीक है, 7 को 7 से डिवाइड किया 0। तो इसका मतलब जो हमारा 2021 और 2027 का कैलेंडर है वो सेम होगा, क्योंकि कोई और डे नहीं आ रहा बीच में। तो जो जो हमारा 10th ऑफ अक्टूबर को 2021 में जो डे है वही हमारा 2027 में भी डे होगा। और 10th ऑफ अक्टूबर आपका एग्ज़ाम का दिन था, जिस दिन संडे था, वही सेम 2027 में भी होगा सर। ठीक है, इसको करने का एक और तरीका है, वो आप कैलेंडर के जो क्वेश्चंस करते हैं उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्टेटमेंट बोल रहा है वन सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ग्रीन्स आर ब्लूज, सम ब्लूज आर ब्लैक्स, सम ब्लूज आर ब्लैक्स। अब कंक्लूजन, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स नहीं है, गलत हो गया। नो ग्रीन इज ब्लैक। ठीक है, नो ग्रीन इज ब्लैक, चलो इसको अभी छोड़ते हैं। ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक, गलत हो गया। ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ऑल ब्लैक्स आर ग्रीन्स, ये भी गलत हो गया। ठीक है, ऑल ब्लैक्स ग्रीन्स नहीं है। अब देखो सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो, हमने सेकंड को क्यों नहीं चेक करा। अगर हम इसकी बात करें सम ग्रीन्स आर ब्लैक्स, तो यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती है, या तो सम ग्रीन्स ब्लैक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, या तो इसमें से ये वाली ठीक होगी या एक ये वाली ठीक होगी, एक टाइम पे दोनों गलत या एक टाइम पे दोनों ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ईदर और का ऑप्शन होता ना, ईदर कंक्लूजन 1 और 2, तो हमारा ये ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये हमारा ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट भी गलत है, थर्ड भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। फर्स्ट यहाँ पे गलत है तो ये नहीं हो सकता, थर्ड भी गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, फोर्थ भी गलत है तो ये भी नहीं हो सकता, और हमारा नीदर कंक्लूजन 1 2 इसमें से कोई सा भी नहीं है, ये वाला आंसर है। ठीक है, तो हम इसको भी अभी गलत ही मान के चलते। देखिए इधर और का ऑप्शन होता तो वो ठीक हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस 2 7 22 67 2000 202 x एंड दिस। देखो इसमें पैटर्न ढूंढते हैं। 2 7 22 67 202 x एंड 1822। यहाँ पे देखो 2 से अगर हमें 7 पहुँचना है तो 2 इंटू 3 प्लस 1 मिल सकता है हमें। ठीक है, 7 से 22 पहुँचेंगे तो ये देखो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, 7 इंटू 3 प्लस 1, इसी तरह से ये इंटू 3 प्लस 1, इसी तरह से ये इंटू 3 प्लस 1, इसी तरह से ये इंटू 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 202 इंटू 3 606 प्लस 1 607, हमारा इसका आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। एक वीडियो और लेकर आऊँगा मैं इसकी, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चंस और बच गए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को आप अच्छे से देखिए और एनालाइज कीजिए कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक्स हुई हैं और कहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, ताकि नेक्स्ट टाइम आप कभी उन मिस्टेक्स को ना करो और अगली बार के लिए अपने आप को तैयार कर सको। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।